नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका, जो कि चैप्टर 1 है। ये जितना भी हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स, ये आदित्य रंजन सर का जो 5000 प्लस MCQ प्लस एक लाइनर क्वेश्चन का जो बुक निकला है फ्रेंड्स, जो कि आपके रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल। चलिए सेशन को आप स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीवन के मूलभूत इकाई को कहा जाता है मेरे दोस्त कोशिका कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। अगला है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कोशिका की जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कि 1665 ईस्वी में किया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था, जो कि 1838 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो स्लाइडेन और स्वान आंसर दीजिएगा। अगला है रॉबर्ट हुक ने फिल इन द ब्लैंक को देखकर कोशिका की खोज की थी, यानी कि किस चीज को देखकर कोशिका की खोज किया था। तो कार्क के टुकड़े। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्क के टुकड़े। अगला है कि मुख्य रूप से कोशिका को किस दो भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका प्रोकैरियोटिक और एक आपका यूकैरियोटिक कोशिका में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा, जिनका भी ALP का एग्जाम है 25 तारीख से 29 तारीख तक, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, खास करके ALP के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है। तो मोमोसोम करता है। याद रखिएगा कौन करता है, मोमोसोम। आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए जंतु और वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में सम्मिलित किया जाता है। तो प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में RNA का संश्लेषण किस भाग में होता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस भाग में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। तो कार्ल वेडा के द्वारा दिया गया था। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो ATP से प्राप्त होता है। अगला है ATP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र कहाँ उत्पत्ति संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया ATP समानुपाती राइबोसोम। तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम आपका प्रोटीन हो जाएगा। नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकाओं में DNA होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका में कौन से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है फ्रेंड्स। कोशिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए यहां तक आपका हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका आपका अंडाणु होता है। लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका बोलेगा ना तो सेरेब्रम की गैल्यूल सेल। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका जो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। आकार की दृष्टि से मानव को बोलेगा तो शुक्राणु, और मानव शरीर में पाए जाने सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। यदि किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एक जंतु कोशिका से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो स्लाडेन और स्वान के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है।
एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो नाभिक होता है। कोशिका प्रक्रियात्मक जिसे फंक्शनल कहा जाता है, क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? तो केंद्रक को। किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? तो लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहा जाता है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका की बनी होती है? तो पादप कोशिका हो जाएगा फ्रेंड्स। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं? तो कोशिका भित्ति। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन की बनी हुई रहती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एएलपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया था? कालवेडा के द्वारा दिया गया था। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त जो होता है आपका एटीपी से होता है। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, तो राइबोसोम प्रोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। किसी कोशिका के कौन से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका अंगक में कौन सा अर्धपरागमय होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है? कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं? तो विसरण के द्वारा। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसरण दावी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसरण दावी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या होगी? फूलेगी। गोल्जी का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी गाय को कहा जाता है। गोल्जी गाय का मुख्य कार्य हो जाएगा कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि का पैकेजिंग करना। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 ईस्वी में जीव द्रव नाम प्रतिपादित किया था? तो पूरी किंजे के द्वारा किया गया था। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को भौतिक आधार जीवन का माना जाता है जिसे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स तो एक और से लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए फ्रेंड्स वो भी आप लोग कमेंट्स करिएगा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जीव द्रव हो जाएगा। कोशिका को जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? तो केशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। कोशिका का पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइम के संग्रहगार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का क्या कार्य? प्रोटीन कारखाना, तो राइबोसोम। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है आपका राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का। कोशिका के 4 भाग कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक है। इसमें से कोशिकांग को पहचानिए जो पौधे को कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लवक। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक जो होता है फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक
वर्णी लवक और वर्णी लवक। कौन कौन सा? हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? उसे हरित लवक कहते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है किसमें? तो जंतु कोशिका में। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो तारका, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। आनुवांशिकी विज्ञान जिसे जेनेटिक्स का विज्ञान किसे माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? तो ये जो दिया था सटन एवं बोबरी ने। किसे ने? सटर एवं बोबरी ने दिया था। क्रोमोसोम किसका बना हुआ रहता है? तो डीएनए एवं प्रोटीन का बना हुआ रहता है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये जो होता है आपका 46 होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा की संख्या कितनी होती है? जोड़ा में रहेगा तो 23, वैसे पूछेगा तो 46। बहुगुणित किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो क्रोमोसोम की संख्या में। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित रहता था? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो टेलोमियर कहलाता है फ्रेंड्स। लिंग गुणसूत्र के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो XY। पुरुष में जो पाया जाता है XY पाया जाता है और महिला में जो पाया जाता है XX पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र? मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो XX। और जब पुरुष यानी कि नर में बोलेगा तो XY। जब पिता का X गुणसूत्र जाता है तो लड़की का जन्म होता है फ्रेंड्स, और जब पिता का Y गुणसूत्र जाता है तो लड़का का जन्म होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेक्सिल मॉडल को प्रस्तावित कितना ईस्वी में किया था? तो 1953 ईस्वी में किया था। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाओं, एक आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनीकरण के आधार पर बंधी होती है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित रहता है? तो यूरिसेल। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थर कोर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तोड़ तोड़ के याद रखिएगा, आगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए एक अणु का न्यूक्लियोइड होता है, उसमें क्या क्या होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार होता है, पेंटोस संकरा होता है, फास्फेट होता है। फ्रेंड्स, हमारे जीन किसकी बनी होती है? जो जीन होता है वो किसकी बनी होती है? तो जीन जो हो जाएगा आपका डीएनए का बना हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और है फ्रेंड्स। हमारे जीन किसके बने होते हैं? डीएनए का बना हुआ रहता है। आरएनए पूर्ण रूप से क्या है? तो ये जो हो जाएगा आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार को यूरेसिल कहा जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। जंतु कोशिका से आरएनए की प्रचुरता को क्या कहते हैं? आरआरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरआरएनए कहा जाता है। जंतु कोशिका में कौन से आरएनए पाया जाता है? आरएनए पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो करेका जेली के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसके द्वारा? करेका जेनिथिस के द्वारा होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए कौन सा बहुलक है? तो मेलिनिन। क्या हो जाएगा? मेलिनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव
का केंद्र स्थित है, कहाँ है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग वाला कहेगा तो हैदराबाद हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जीवाणु को खोज किसके द्वारा किया गया था? जीवाणु बोलेगा लीवेनहॉक, सर्वप्रथम विषाणु बोलेगा तो इक्वानोसिका, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इक्वानोसिकी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नॉल तथा रुस्का के द्वारा। एकल कोशिका जीव कैसे प्रजनन करती है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करती है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्ट रहती है वो क्या कहलाती है? तो सहायक कोशिका कहलाती है। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर स्वयं भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो स्वकोशी जीव के रूप में जाना जाता है। प्रतिदीप्त होने पर कौन सी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिका। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक गति द्वारा पहुंच जाता है तो कोशिका को पूरी सतह से ढके होते उसे पश्याम कहते हैं। कैरोटीनॉयड वनस्पति को पराबैंगनी किरण की दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। शरीर में लगी चोट के उपचार हेतु तो किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? तो केवल समगुणसूत्र का। कोशिकीय पुनर्संशक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैबरलैंड है फ्रेंड्स। रंध्रों का संरक्षण कोशिका का कार्य क्या है? तो रंध्रों के खोलने तथा बंद करना। कोशिका की रसधानियों चारों ओर से एक अर्धपरागमय झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अब हम लोग देखने वाले कोशिकांग और खोजकर्ता। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हुक। केंद्रक का खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका झिल्ली को खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। राइबोसोम का खोज किसने किया? जॉर्ज पुलार्ड। माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर, गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी, लाइसोसोम, क्रिस्टल ले डुबा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा जेई पुरकेंजे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे है कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक, लवक, हैकेल, अंतःप्रद्रवीय जालिका अल्बर्ट क्लाउड और पी। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव है। हम लोग ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो में करने वाला है फ्रेंड्स और उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो कि अगला वीडियो में करेंगे वो रहेगा आपका उत्तक, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, तो दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सभी लोग जय हिंद लिख दीजिएगा फ्रेंड्स।